हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। तो यार अपन ने इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का सारा थ्योरेटिकल पार्ट कर लिया। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट पार्ट के अंदर एक्सिनम्स की बात कर ली, ठीक है ना। फिर अपन ने पोस्टुलेट्स की बात कर ली, ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे, अपने को देखो एक्सिनम और पोस्टुलेट अपने को समझ में तो आ गया, पर अब अपने को एग्जाम में किस तरीके से उसको लिखना है, ठीक है ना। कि मतलब ये क्या काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आपके लिखने के ऊपर काफी मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो अपन यार उसको देख लेते हैं एक बार। मेरा नाम ऋषिराज चौहान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन अपनी एक्सरसाइज, ठीक है। तो अब ये है एक्सरसाइज 5.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स, गिव रीजंस विद आंसर्स। ठीक है सर, दे देंगे। अब देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, द ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। यार नहीं यार, देखो एक सिंगल पॉइंट है, मैं इसे ऐसे भी लाइन बना सकता हूँ, ऐसे भी लाइन बना सकता हूँ, ऐसे भी लाइन बना सकता हूँ, ऐसे भी लाइन बना सकता हूँ। तो मैं बेसिकली इनफाइनाइट लाइन बना सकता हूँ इसके अंदर। तो दिस इज फॉल्स। अब इसको लिखना कैसे है, देखो फॉल्स एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, सिंपल, ठीक है। सेकंड देखते हैं, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यार अपन ने एक्सिनम पढ़ा था मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को ध्यान है अपन ने एक्सिनम 5.1 देखा था, है ना। जो पोस्टुलेट्स के अंदर आता है एक्सिनम 5.1 जो था कि हाँ भाई दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही पास होती है, ठीक है ना। तो यार जहां तक मेरे को लगता है तो फॉल्स है। तो देख लेते हैं, हाँ भाई फॉल्स, एज एक्सिनम 5.1 स्टेट दैट फॉर द टू गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है। ये अपने को इधर हो गया क्लियर, ठीक है। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट, अ टर्मिनेटेड लाइन भी कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। ये भी अपन ने यार पढ़ा हुआ, मेरे को एग्जैक्टली नहीं ध्यान कौन सा है, बट हाँ देखो भाई पोस्टुलेट 2 है कि हाँ भाई अगर एक डेफिनेट लाइन है तो मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ इनडेफिनेटली, इसको मैं कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है सर। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल। देखो अगर सर्कल अगर इक्वल है, ठीक है ना, दो सर्कल अगर किसी ने मेरे को इक्वल दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों सर्कल आपस में कोइंसाइड कर सकते हैं, मतलब कोइंसाइड करेंगे। दो सर्कल अगर इक्वल है मतलब ये आपस में कोइंसाइड करेंगे, मतलब अगर मैं इस वाले सर्कल को उठा करके इस पर रखूंगा और इस वाले सर्कल को उठा कर इस पर रखूंगा, तो ये दोनों आपस के अंदर एकदम एग्जैक्ट साइज में आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों सर्कल कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अगर दोनों सर्कल कोइंसाइड कर जाए मतलब सेंटर भी सेम है और रेडियस भी सेम है, बस बिल्कुल सही है सर, आंसर एकदम सही है। ट्रू, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे विल कोइंसाइड विद ईच अदर देयरफॉर दे आर इक्वल, ठीक है भाई। अब लास्ट पार्ट देख लेते हैं, इफ ए बराबर ए बी बराबर पी क्यू, पी क्यू बराबर एक्स वाई, देन ए बी बराबर एक्स वाई। तो यार अपना तो ये तो देखो एक्सिनम 1 ही है, ये तो पता ही है अपने को कि अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर सी है। अगर विराट कोहली ने रोहित शर्मा जितने रन बनाए और रोहित शर्मा ने शुभमन गिल जितने रन बनाए, तो बेसिकली विराट और शुभमन के जो रन हैं वो बराबर हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल सर हुए। बस ऐसे उसमें लिखना है, अकॉर्डिंग टू एक्सिनम नंबर 1 टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मैंने आपको बताया था एक्सिनम अपने को लाइन वाइज याद होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई मैंने पूछ लिया तीसरे नंबर का एक्सिनम बता दो तो अपन बता पाए, इस तरीके से अपने को उसको याद करना है। अब अपन आते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। गिव द डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है सर, डेफिनेशन बतानी है। आर देयर एनी अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, देख लेंगे। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। ये क्या बोल रहा है कि हाँ भाई जो जो टर्म्स दे रखी है उनको आप पहले डिफाइन करो, अगर उनके अंदर कोई ऐसी टर्म्स आ रही है आपके डेफिनेशन के अंदर जो कि एक्सप्लेनेबल है, तो आप उसको भी एक्सप्लेन करो। तो अपन वो भी देख लेते हैं। अब देखो पैरेलल लाइंस दे रखी है मेरे को। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस अपने को पता ही है भाई, जो लाइन आपस में नहीं मिलती, अपनी जो रेल की पटरियां होती हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलती। आपस में कभी ना मिलना मतलब उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर ये दोनों लाइनें मिल रही है तो इनके पास क्या कॉमन पॉइंट है, वेयर एज पैरेलल लाइंस जो होती है इनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, ठीक है ना। बस अपने को यही लिखना है, पैरेलल लाइंस मतलब लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट। इसके अंदर यार अपने लाइंस का यूज कर लिया और इंटरसेक्ट का वर्ड यूज कर लिया, मैं बोलूंगा भाई हमको तो पता ही नहीं लाइंस और इंटरसेक्ट क्या होता है। तो लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है। इंटरसेक्ट क्या होता है, जो भी पॉइंट होगा इन कॉमन, मतलब कॉमन पॉइंट जो होगा दोनों लाइनों के ऊपर वो। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट भी डिफाइन कर देना भाई, अनडिविजिबल पार्ट है,
बस ये इस तरीके से इसको डिफाइन करना है। ये एक बार आप गो थ्रू कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो लिख लो कहीं पर, ठीक है ना। बस इतना सही था। टू लाइंस एल एन एम आर पैरेलल आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। अब देखो नो पॉइंट इन कॉमन है तो बेसिकली मेरे को ये लाइंस इसके अंदर भी डिफाइन का अपन ने कर रखी है, पॉइंट भी अपने को पता है क्या होता है, ठीक है ना। अब प्लेन क्या होता है भाई, जो इन लाइंस को कंसिडर वो करता है, मतलब जिसके ऊपर जिस 2D सरफेस के ऊपर ये जो लाइंस है ये लाई कर रही है, उसको अपन प्लेन बोल देते हैं। इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आपने तो बस ये वाली चीजें ध्यान रखना ऊपर वाली ना। अगर आप सेम टू सेम भी छाप कर आ जाओगे आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर आते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या है भाई, जो भी लाइंस राइट एंगल के ऊपर मिलती है उनको अपन परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। लाइन विच इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, लाइन अपने बता ही देंगे, इंटरसेक्ट अपने को पता ही है ना, राइट ये राइट डिग्री नहीं है भाई, सॉरी, ये राइट एंगल है। राइट एंगल अपने को क्या होता है, 90 डिग्री होता है, बस बात खत्म। टू लाइंस लाइंग ऑन द सेम प्लेन आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे फॉर्म अ राइट एंगल। ये सॉरी, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर गलत है, ये 90 डिग्री के लिए मैंने बनाया था, तो ये आ गया 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री कब कहेंगे, जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तब जा करके अपन बोलेंगे, अगर ये एल है ये एम है, सॉरी, या ये पी है या क्यू है, कुछ भी बोलो डजेंट मैटर, तो पी परपेंडिकुलर टू क्यू, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू परपेंडिकुलर टू पी, बात बरोबर सी है। अगला देख लेते हैं लाइन सेगमेंट। तो यार देखो, इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि देखो तीन टाइप की अपन लाइनों की बात करते हैं। एक तो होता है सिर्फ लाइन। सिर्फ लाइन का मतलब क्या है कि वो जो लाइन है वो एक्सटेंड हो सकती है इन्फिनिटी तक। ये जो एरो है ना, ये एरो डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पर इसका कोई एंड नहीं है, ये जाए जा रही है और ये लेफ्ट में भी जाए जा रही है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। इस इज कॉल्ड लाइन। एक होती है अपने पास रे, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर उसका एंडिंग पॉइंट कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर मैंने वो एक लेजर लाइट आती है, बच्चे बहुत खेलते हैं अपने, है ना, तो लेजर लाइट का क्या है कि अपन जहां से उसको चालू करते हैं वो वाला पॉइंट तो अपने को पता ही है, जो कि अपने हाथ में है क्योंकि लेजर, पर उसका एंड कहाँ है ये अपने को पता नहीं। और जितना उसका दूर देंगे उतना दूर उसका एंड आएगा। अगर मान लो आपने अपनी बगल वाली दीवार के ऊपर ही कर लिया तो बगल वाली दीवार पे, अगर आपने पड़ोसी के घर में कर दिया तो पड़ोसी के घर में, ठीक है ना। तो वो क्या होती है, वो एक रे होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। सिमिलरली एक होता है लाइन सेगमेंट। ये है लाइन सेगमेंट जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और जिसका एक एंडिंग पॉइंट भी होता है, जो कि एक डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है, एक डेफिनेट लेंथ होती है, ठीक है। अब देखो लाइन सेगमेंट के अंदर अपन देख लेते हैं अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है ना। लाइन तो देखो अब कहीं से कहीं तक भी जा रही है, ठीक है ना। तो अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज डेफिनेट लेंथ एंड हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन अपन ने डिफाइन कर दी, पॉइंट अपने को पता ही है, इनडेफिनेट पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट इज शोन हैविंग टू एंड पॉइंट्स ए एंड बी। अगर ये एक लाइन सेगमेंट है तो इसका मतलब ये और ये जो है ए और बी जो है इसके एंड पॉइंट्स है। लाभ मेरे को चौथा अपने को दे रखा है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो देखो रेडियस ऑफ अ सर्कल अपने को पता ही है, देखो कि हाँ भाई, अगर किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं खूब सारे डॉट्स लेता रहूं लेता रहूं लेता रहूं लेता रहूं जो कि इस वाले पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होंगे, तो जो फिगर जो फॉर्म होता है ना, उसको अपन सर्कल बोलते हैं। समझ में आया? कि अगर एक पॉइंट से मान लो एक रेडियस आर के ऊपर मैंने एक डॉट लगाया, मैं इस तरफ जाऊंगा, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया, मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया, तो मैंने ऐसे खूब सारे डॉट्स लगा दिए। अगर मैं उन सारे डॉट्स को मिलाऊंगा ना, तो जो फिगर बन के आएगा उसको अपन बोलते हैं, ठीक है, सर्कल। ठीक है, सर्कल के अपन डेफिनेशन भी देख लेते हैं, सॉरी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये तो अपना रेडियस की डेफिनेशन होंगे, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ये अपन इस वाले फिगर में देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर इसका ये सेंटर है, तो अगर इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं और मैं उसका अगर नाप निकालूंगा तो ये रेडियस के बराबर आएगा। तो इसमें सर्कल को डिफाइन कर लें, इट इज अ शेप दैट हैज ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो अगर मैं कोई भी, मैंने अभी आपको बताया, कोई भी अगर मैं पॉइंट लूं और अगर मैं उसका डिस्टेंस निकाल लूं सेंटर से, तो ये सारी की सारी जो चीजें ये रेडियस ही कहलाती है। ठीक है, सेंटर क्या है, अ पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंस इज मेजर्ड। हाँ भाई, जिस पॉइंट से अपन डिस्टेंस मेजर कर लें वो सेंटर हो गया, और पॉइंट क्या है, अनडिविजिबल पार्ट।
लास्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? हाँ भाई ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल जो है वो तो 90 डिग्री हैं और चारों साइड जो है वो इक्वल है। ये चारों एंगल्स 90 डिग्री और ये चारों साइड्स इक्वल। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल व्हिच हैज ऑल फोर एंगल्स एट राइट एंगल एंड ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब देख लिया। अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि यार अपन कोई भी ऐसा फिगर बनाए जिसकी चार साइड हो। ठीक है ना? ये ऐसा भी, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। मतलब आप कुछ भी बना लो जिसकी अगर चार साइड है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना? अ फोर साइडेड फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब इसी क्वाड्रिलेटरल के मैं बोल रहा हूँ कि जो एंगल्स है ना वो 90 डिग्री पर है और साइड्स जो है वो इक्वल है। देखो 90 डिग्री के ऊपर रेक्टेंगल भी बनता है। अब इसकी रेक्टेंगल की जो है इसकी भी चारों जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री हैं, बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर जहां पर रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ भी इक्वल हो जाए। ठीक है ना? लेंथ और ब्रेड्थ भी इक्वल हो जाए तो ये स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर है, अब ये लेंथ है एल 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 और एल, तो इसके चारों लेंथ साइड्स भी इक्वल है और ये 90 डिग्री पर है। तो अपने को समझ में आ गया कि हाँ भाई जो क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइडेड फिगर जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अगर इंटीरियर एंग मतलब ये जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री पर हैं चारों एंगल्स। मतलब ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों एंगल्स अगर 90 डिग्री पर है और उसकी जो लेंथ है वो चारों साइड्स बेसिकली चारों जो साइड्स है वो चारों साइड्स बराबर है देन इट इज अ स्क्वायर। अब आपको समझ में आया होगा। अब अपन अगला देख लेते हैं। कंसिडर टू postulates given below. A line segment given any two distinct points. A line segment given any two distinct point A and B. There exists a third point C which is in between A and B. यार बिल्कुल मेरे हिसाब से देखो सही है कि हाँ भाई अगर दो पॉइंट हैं A और B, ठीक है ना, A और B से अगर कोई लाइन जा रही है तो ऐसा एक पॉइंट C होगा जो कि A और B के बीच में लाई करेगा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि A और B है क्या, एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट अपने को पता ही है कि वो बहुत सारे छोटे 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 डॉट से मिलकर के एक लाइन सेगमेंट बनता है। तो एक ऐसा जो डॉट होगा उसको मैं सी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। बिल्कुल यार। देखो अगर कोई भी दो पॉइंट होंगे वो तो एक स्ट्रेट लाइन बना ही लेंगे, ये दोनों पॉइंट होंगे ये भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, पर ऐसी को अपने को ऐसे तीन पॉइंट तो चाहिए ही ताकि अपन बोल पाए कि तीन पॉइंट से गुजरती हुई एक कॉमन लाइन नहीं, मतलब जरूरी नहीं है हो। अगर मैं तीनों पॉइंट अगर कोइंसाइड मतलब तीनों पॉइंट अगर मैं एक ही लाइन में डाल दूं तो ये तीन पॉइंट से एक लाइन बन जाएगी। पर अगर मैंने ऐसे लगा दिए ये एक ये दो और ये तीन यानी कि ये ए ये बी और ये सी, तो इनसे गुजरती हुई कोई भी एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होगी। बिल्कुल सही बात है भाई, नहीं होगी। यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट थ्री पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। डज दिस postulate contain any undefined terms? Are these postulate consistent? Okay. Do they follow Euclid's postulates? Explain. तो अपन इसको देख लेते हैं। अपन ने देखो इनकी तो बात कर ही ली कि हाँ भाई ये जो तीनों हैं, अगर मेरे को जो जो postulate वन है वो तो देखो ट्रू है कि यहाँ पे देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बिटवीन, बिल्कुल सी। और postulate बी भी सही है। पर अभी देखो कुछ पूछ रहा है कि देयर एग्जिस्ट सॉरी डज दी डू दीज postulate contain any undefined terms? यार अनडिफाइंड टर्म्स तो मेरे को क्या ही है, अपने पास पॉइंट होता है और लाइन होती है, उसके अलावा तो और कोई अनडिफाइंड टर्म्स अपने को पता ही नहीं। मतलब बेसिकली जो एकदम बेसिक टर्म्स है। तो एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि हाँ भाई अनडिफाइंड टर्म्स क्या है, बिल्कुल पॉइंट और लाइन है। ऑल्सो देयर आर postulate consistent, these postulate are consistent because they deal with two different situations। ठीक है, postulate दोनों ही सही है, ये तो अपनी बात हो ही गई थी। तो इसको लिखने का बस तरीका है और कुछ भी नहीं है। फर्स्ट postulate क्या कहता है, says that two points A and B there exists a point C lying between। ठीक है, ये वही है, वापस से वही ऊपर वाली लाइन उतार रखी है। अब लास्ट लाइन क्या दे रखा है कि नो दिस postulate do not follow Euclid's postulate, however they follow from the axiom two distinct points there exists a unique line that passes through them। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों जो है वो पोस्टुलेट्स में कोई भी चीज फॉलो नहीं कर रहे, ये एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। जहां पर एक एक्सियम अपना है कि हाँ भाई दो पॉइंट से पास होती हुई एक एक यूनिक लाइन ही होती है। ठीक है ना?
बस मेरे को थोड़ा सा इसी में कंफ्यूजन होगा। मैंने कहा यार बात तो सही है कि ये बोल तो सही रहा है, पर हाँ ये पोस्टुलेट्स को नहीं, एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ भाई दो पॉइंट से पास होती हुई एक यूनिक लाइन ही होती है। तो यहाँ पर जो अपने 3 पॉइंट की बातें हो रही है, तो ये एक्सियम से रिलेटेड है, पोस्टुलेट से रिलेटेड नहीं है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो लिखने का जो तरीका है वो ऐसा ही होना चाहिए, नंबर तभी मिलेंगे, उल्टा सीधा ना लिखें। ठीक है ना, इनके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कहीं पर इनको नोट कर लो, है ना। अब अगला देख लेते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो अगर ये ए है और ये बी है, तो एक सी पॉइंट बीच में कहीं पर लाई कर रहा है, सच दैट ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी कि ए सी जो है और जो बी सी है ये बराबर है, then prove that AC is equals to 1 by 2. AC is equals to 1 by 2 of AB. Explain by drawing this figure. तो यार देखो फिगर तो यही है, फिगर तो आपको कुछ नहीं बनाना, लाइन बनानी है और ये बराबर है। तो देखो यार अगर अपन इसको देखें तो अपने को क्या देखना है कि मैम इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ भाई AC और AB जो है वो, सॉरी AC और BC जो है, BC दे रहे हैं ना, AC और BC जो है ये बराबर है, AC और BC बराबर है। तो इसके अंदर अगर मैं करूं, मान लो अब इस दोनों तरफ मैं AC को ऐड कर देता हूं एक और बार, तो AC मतलब अपने को एक्सियम अपने को पता ही है कि इफ एक्सियम इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। ठीक है ना, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ अगर AC और BC बराबर है, इसका मतलब AC प्लस AC इज इक्वल्स टू BC प्लस AC भी बराबर होंगे। सही बात है। तो BC प्लस AC क्या है, BC प्लस AC ए बी से कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसके अंदर फिर से अपने को वो एक्सियम लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई इफ थिंग्स कोइंसाइड विद ईच अदर देन द थिंग्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो BC और AC क्या है, BC और AC मिला करके मेरा बनेगा AB, और ये क्या है AC प्लस AC क्या हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स AC। तो एक AC को जड़ लिया, तो क्या आ गया AC बराबर 1/2 ऑफ AB। आई थिंक ऐसा ही कुछ लिखा हुआ होगा कि हाँ भाई AC बराबर BC है, ये अपने को गिवन है ही। दोनों तरफ मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर अपने को लिखना है कि हाँ भाई कौन सा एक्सियम अपन यूज कर रहे हैं वो आप लिखना है। यहाँ पर ऐसे मेंशन नहीं है, बट अपने को लिखना लिखना के अंदर अपने को और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। बिल्कुल सर, मैंने इसको यूज कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया 2AC इक्वल्स टू AB। सिंस ये वाला जो साइन होता है ना, सिंस का होता है, सिंस AC प्लस BC इक्वल टू AB, अपन यहाँ पर भी वाला एग्जाम लिखेंगे कि सिंस द पार्ट AC प्लस BC coincides with AB। ठीक है ना, therefore using the axiom, अब मैं इसको लिख भी देता हूँ, पार्ट AC प्लस BC coincides with AB, therefore using axiom। ठीक है ना, axiom आप लिख लेना कि things that coincide with each other are equals to each other। ठीक है ना, therefore 2AC equals to AB, therefore AC equal to half of AB। आई होप क्लियर हो गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ये वाला देख लेते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट सी इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। बिल्कुल बोला जाएगा। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैव ओनली वन मिड पॉइंट। यार अब ये भी देखो, अब अपने को तो पता ही है कि हाँ भाई एक ही मिड पॉइंट होता है। ठीक है, हमने को तो पता ही है भाई अगर कोई 2 पॉइंट है तो मतलब उसके अंदर अब एक ही ऐसा पॉइंट होगा। अगर मान लो ये 0 पर है, अगर मैं कैसे ग्राफ वो बनाऊं, तो मान लो ये 0 पर है, ये 10 पर है, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट 5 ही होगा। इसके अलावा तो और कोई मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो अपन क्या मान रहे हैं कि हाँ भाई मान लो कि इसके अंदर 2 मिड पॉइंट्स हैं, क्या, C और D। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, AC किसके बराबर है, हाफ ऑफ AB के। ये अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में देख ही लिया कि AC क्या है, हाफ ऑफ AB। अगर मान लो DB जो है, अगर DB अगर मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, DB जो है वो भी क्या है, हाफ ऑफ AB। DB बोल लो चाहे AD बोल लो, हाँ सॉरी, इसको BD नहीं, इसको AB से AD से डिनोट करते हैं।
AD बोल लो, तो AD भी क्या है, हाफ ऑफ AB। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो चीजें इक्वल है, तो यूजिंग एक्सियम कौन सा अपना पहला ही एक्सियम है कि इफ थिंग्स आर इक्वल्स टू ईच अदर, सॉरी, थिंग्स इक्वल्स टू द सेम थिंग आर इक्वल्स टू ईच अदर। तो अगर ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है, AC और AD भी बराबर है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्रोडिक्ट हो गया। कॉन्ट्रोडिक्ट कैसे हो गया, अपन ने तो भाई C और D अलग अलग पॉइंट माने थे, पर क्या हो गया, AC और AD की वैल्यू बराबर आ गई। दिस मीन्स C और D आपस में कोलाइड करते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम पॉइंट है। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया ही होगा कि यहाँ पे मैंने ए और सी का तो मैंने अभी अपन ने अभी डिफाइन किया था कि ए सी जो है, सी अगर मिड पॉइंट है तो ए सी है वो हाफ ऑफ ए बी आएगा। सिमिलरली एडी है, एडी भी अपन डी भी अपन एक मिड पॉइंट मान रहे हैं, तो एडी भी क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। दोनों ही अगर हाफ ऑफ ए बी है मतलब ए सी और एडी बराबर है। ठीक है ना, ए सी और एडी बराबर है, अगर ए सी और एडी ही बराबर है दैट मीन्स सी और डी वाला जो पॉइंट है ये कोइंसाइड कर रहा है, देयरफॉर मिड पॉइंट एक ही होता है। तो यार चलो अपन एक बार अपना से इस क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, इफ AC इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू CD। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हाँ भाई ये जो AC है ये B और D के बराबर है। ठीक है ना, तो इसके अंदर देखो यार अपने को एक चीज कॉमन दिख रही है, वो क्या है, BC है। BC क्या है, BC अपना AC के अंदर भी आ रहा है और BC जो है वो BD के अंदर भी आ रहा है। तो बेसिकली क्या है कि हाँ भाई AC इक्वल्स टू BD। तो अब AC अपना देखो, अगर अपन इसको स्प्लिट करें तो AC है किसके बराबर, AB प्लस BC के। क्यों भाई, AB प्लस BC जो है वो AC को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर मैं इसको लिखूं AB प्लस BC इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, सिमिलरली BC प्लस CD। अब क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ से मैं BC को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अब अपने को एक्सियम अपने को पता ही है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर इज इक्वल। तो अगर मैं बोलूं कि AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल्स टू BC माइनस BC प्लस CD। अब देखो BC BC इधर दोनों तरफ से बैलेंस आउट हो गया, तो क्या आ गया, AB प्लस CD। बस यही अपने को प्रूफ करना था, सॉरी AB इज इक्वल्स टू CD, यही अपने को इधर प्रूफ करना था। लिखने का तरीका एक बार आप यहाँ से देख लेना, अपन ने कौन से एक्सियम यूज किया ये अपने को पता ही है। बस अपना क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं, लास्ट व्हाई इज एक्सियम 5 इन द यूक्लिड्स एक्सियम इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ अपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, वो हमेशा ट्रू होती है चाहे कुछ भी हो जाए, उसको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ भाई कोहली विराट कोहली सर जो हैं हमारे, अगर विराट कोहली क्या बोलते हैं, अगर एक इंडियन क्रिकेटर बैट्समैन है, ठीक है ना, एक इंडियन बैट्समैन है, तो ये वाली जो बात है ये हर जगह ट्रू रहेगी, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ। ठीक है ना, वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, यहाँ पर अगर ये जो है विराट कोहली इज एन इंडियन बैट्समैन, तो ये वाली वैल्यू हर जगह पर ट्रू है, इसको मेरे को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी स्टेटमेंट जिनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि थ्रू आउट वो हर सिचुएशन के अंदर सेम ही रहती है, तो उनको अपन यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। बस वही अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप देख लेना, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। काफी इजी सा है, काफी थ्योरेटिकल है। अपन ने सारे एक्सरसाइजेस के हर एक क्वेश्चन को अपन ने डिटेल में एक बार देख लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, अगर आप अटक रहे हो या कुछ समझ में नहीं आया, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा।